हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे। आज हम शुरू कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल एसिड की हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहां पर एक तो होता है, देखो, OH ग्रुप, और एक होता है ये वाला ग्रुप, यानी एक तो ऑक्सो ग्रुप के रूप में होता है, एक होता है इसके अंदर OH ग्रुप के अंदर। देखने में हमें ऐसा लगता है कि शायद ये OH ग्रुप के भी गुण प्रदर्शित करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये है इसकी स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ये सबसे प्रिंसिपल ग्रुप होता है। जो हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर या नामकरण के अंदर जो हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में इसको हमने सबसे ऊपर रखा था। ठीक है, यानी कोई भी इसी के साथ दूसरा कंपाउंड आता है तो जो प्रिंसिपल ग्रुप है इसे ही माना जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ग्रुप होता है। दूसरा, यदि हम देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो एलोफेटिक है, एलिफेटिक ग्रुप वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे हम कहते हैं फैटी एसिड या वसीय अम्ल। फैटी एसिड बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? फैटी एसिड या वसीय अम्ल। मैं एग्जांपल लेता हूं, C15H31 COOH, ये होता है पामिटिक एसिड। C17H35 C17H35 COOH, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड। यानी ये हमने साबुनीकरण में आपने पढ़ा होगा, जो नीचे वाली क्लास है उसके अंदर 11th के अंदर और 10th क्लास के अंदर साबुनीकरण के अंदर ये लिया था हमने। पामेटिक नहीं लिया था, ये स्टेरिक एसिड लिया था। और स्टेरिक एसिड का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो सोडियम स्टीरेट बना था जो साबुन कहलाता है। तो ये क्या है? वसीय अम्ल है या फैटी एसिड्स होते हैं जो वसाओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना, फैट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देखें, इसके देखो नाम देखें हम पहले। मैं नहीं तो फिलहाल इसका IUPAC नाम दिख रहा हूं, और नहीं ही हम क्या कर रहे हैं, इसका जो ट्राइबल या रूड नाम है या कॉमन नेम है कोई नहीं कर रहा हूं। हम सीधा से इनके नाम देखेंगे, कौन कौन से जो कॉमन हमारे बीच के अंदर है वो नाम प्रचलित है वो देखता हूं मैं पहले। एक नाम आपको बहुत बार सुनने में आया है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। एक आपने नाम सुना है एसिटिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड। ये जो नाम है ये आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं। इन नामों के अंदर देखिए,
सबके लास्ट में इक लगा हुआ है, इसके भी इक है, इसके भी इक है, इसके भी इक है और इसके भी इक है। यानी हम इनके नाम जो अभी तक हमने सुने हैं या पढ़े हैं उनमें सभी के अंदर क्या है, लास्ट में इक जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनके नामों में एक तो इक नाम आएगा। ठीक है, अब इनके नाम ये पढ़े कहां से वो देखें। एक बालू चींटी होती है जिसको बालू चींटी कहते हैं, या रेड आंट होती है, लाल चींटी। उस लाल चींटी को ग्रीक वर्ड के अंदर कहते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मिका। और फॉर्मिका के डिस्टिलेशन से इस एसिड का फॉर्मेशन किया गया। यानी बालू चींटी है या रेड आंट है, उसको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद में उसका है डिस्टिलेशन किया गया या आसवन किया गया, और आसवन से जो एसिड प्राप्त हुआ वो एसिड कौन सा था? फॉर्मिक एसिड था। इसलिए इस चींटियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से नाम कौन सा बन गया? फॉर्मिक एसिड। इसलिए जब चींटी काटती है हमें तो काटने के बाद में देखा होगा आपने, एक रेसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं दाफड़, रेसेस हो जाते हैं। तो वो रेसेस किस कारण से होते हैं? इस फॉर्मिका के अंदर उपस्थित फॉर्मिक एसिड के कारण होते हैं। फिर हम देखें विनेगर सॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, विनेगर्स है। विनेगर को हम क्या बोलते हैं? सिरका। और सिरका को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एसीटम। सिरका को ग्रीक में क्या बोलते हैं? एसीटम। और एसीटम से बढ़ गया एसिटिक एसिड। ठीक है, ब्यूट्रिक। ब्यूट्रिक किनसे बना है? मक्खन से बना है। मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर, और बटर को ग्रीक वर्ड में कहते हैं ब्यूट्रिम। ठीक है ना, या मक्खन। ब्यूट्रिम या ब्यूटर। ठीक है, तो ये मक्खन को कहते हैं हम इंग्लिश में बटर, और ग्रीक वर्ड ब्यूट्रिम या ब्यूटर से क्या बन गया है? ब्यूटेरिक एसिड बन गया है। ये है वेलेरिक एसिड। तो वेलेरिक क्या है? एक वेलेरियम एक पादप का नाम है। वेलेरियम नाम का एक पादप होता है, इसकी जड़ से प्राप्त किया गया है सबसे पहले। ठीक है, जो वेलेरियम प्लांट है उस वेलेरियम प्लांट की जो रूट है उस रूट से सबसे पहले इस वेलेरिक एसिड को प्राप्त किया गया है, इसलिए इसका नाम वेलेरिक एसिड दे दिया गया है। यानी ये तो कॉमन नेम जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो उनके जो प्राप्ति स्रोत है जिनसे ये प्राप्त किए जाते हैं, उससे उनके आधार पर इनका हमने नाम किया है। तो ग्रीक वर्ड से इनका नाम हो गया। तो ग्रीक वर्ड से नाम क्या हुआ है कि फॉर्मिका बालू चींटी से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कह दिया। सिरका विनेगर से प्राप्त हुआ है, विनेगर को हम कहते हैं ग्रीक में एसिटम, और एसिटम से बन गया एसिटिक एसिड, और ब्यूट्रिम से बन गया है या मक्खन से बन गया है ब्यूट्रिक एसिड। और वेलेरियम जो एक प्लांट है उस प्लांट की जड़ से हमने वेलेरियम के जो प्लांट की जड़ से प्राप्त किया है उस एसिड को हमने दे दिया वेलेरिक एसिड, वेलेरिक अम्ल। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। एक इनके अंदर नाम एक और आता है प्रोटियोनिक अम्ल। एक नाम और आता है प्रोटियोनिक एसिड। ये दो नाम से मिलकर बना है, एक तो प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस पियोन, ये दो नाम हो गया। ठीक है ना, इस दो नाम से मिलकर बना है। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट या पहला, फर्स्ट या पहला, और पियोन का अर्थ होता है वसा। ठीक है, यानी ऐसा अम्ल जो जिसमें वसा
सबसे यानी जो वसा में सबसे पहले ज्ञात किया गया, तो उसका नाम दे दिया गया प्रोटोपियोन से। प्रोटोपियोन से है वो प्रोटियोनिक अम्ल का निर्माण हो गया है। प्रोटियोनिक एसिड सही है, तो इस प्रोटियोनिक एसिड का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब इनके अंदर अलग अलग देखें, हम इसकी संरचना देखें सभी की, जो अभी हमने तक किया है। HC डबल बॉन्ड O और OH, ये तो कौन सा हो गया, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा हो गया ये, फॉर्मिक एसिड हो गया है। CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एसिटिक अम्ल हो गया है। एसिटिक अम्ल हो गया है। प्रोटियोनिक में देखें, कार्बन की संख्या कितनी होगी यहां पे, 3, तो ये हो गया प्रोटियोनिक एसिड। ये फॉर्मिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, ये प्रोटियोनिक अम्ल, ये ब्यूट्रिक एसिड। ये है वैलेरिक एसिड। तो ये इनके हो गए हैं नाम और की स्ट्रक्चर। इससे आप चाहो तो इसको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऐसे दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसको सीधा रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो कॉमन, जिनसे इनका जिस सोर्स से इनका निर्माण करते हैं, जिससे प्राप्त किया था, उसी के आधार पे इनका है वो नाम हो गया है। ठीक है, अब हम देखें इसके IUPAC नाम। IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नामकरण में हमें ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर भी उपस्थित होता है वो हमेशा प्रिंसिपल ग्रुप होता है, और कुछ नहीं करना, जो आपका कार्बन की संख्या है उस कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे एल्केन, और एल्केन का यहाँ से ई को हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है, सिर्फ ओइक एसिड जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अनुलग्न कहते हैं इसको। अनु का मतलब होता है बाद में लगने वाला, जैसे अनुज, अनु का मतलब बाद में, जय का मतलब जन्म लेने वाला, अनुजा, अनुजा का मतलब क्या हो गया, अनु का मतलब बाद में, जा का मतलब जन्म लेने वाली। ठीक है, उसी प्रकार से इसका कहता है अनुलग्न, अर्थात बाद में लगने वाला, या सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो सफिक्स लगाते हैं क्या, ओइक एसिड लगाते हैं, और जितने नंबर ऑफ कार्बन है उस कार्बन का नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और उसका ई को हटा देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। जैसे अभी हमने फॉर्मिक एसिड लिया था, तो फॉर्मिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो एक को हम क्या बोलते हैं, मेथ, और मेथ के साथ क्या जोड़ा आपने, एन, तो नाम क्या होगा इसका, मेथेन। अब इस मेथेन का ई हटा दिया और क्या जोड़ा आपने, ओइक एसिड जोड़ दिया, तो नाम क्या होगा इसका, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक
अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखें हम CH3 C डबल बॉन्ड और OH लिया था आपने, तो ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल लिया था। नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर 2 है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ प्लस एन, ई को हटा दिया, क्या जोड़ दिया आपने, ओइक एसिड, तो नाम क्या होगा इसका, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। उसी प्रकार से प्रोटीनोइक एसिड ने देखे आप, कार्बन की संख्या हो गई यहां पर 3, 1 2 3 कार्बन की संख्या हो गई, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, और एन का ई हटा दिया, ओइक एसिड जोड़ दिया, नाम बन गया इसका प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से वेलरिक अम्ल का देखें हम, ब्यूट्रिक का देख लें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, कार्बन की संख्या हो गई इसके पास 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और N का E हटा दिया और ओइक जोड़ दिया, तो नाम हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड। उसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन हमने 5, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, नंबर कितने हो गए कार्बन, 2 3 4 एंड 5। इसका कॉमन नेम या ट्राइबल नेम हमने क्या दिया था, रूट नाम क्या दिया था इसका, वेलेरिक अम्ल। तो वेलेरिक अम्ल का अब IUPAC नाम क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या बोलते हैं इसको, पेंट, और पेंट के लगा दिया N और जोड़ दिया सफिक्स ओइक एसिड, या अनुलग्न क्या जोड़ दिया इसके, ओइक अम्ल जोड़ दिया, नाम क्या होगा इसका, पेंटे नोइक अम्ल। ठीक है, ये तो क्या, देखो इसको मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले, ठीक है ना, ये तो क्या हो गए, मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले को हमने क्या कहा था, फैटी एसिड कहा था। अर्थात यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह हो और वो एलोफेटिक हो, तो उन्हें हमें क्या कहा था, वशीय अम्ल या फैटी एसिड कहा था। तो ये फैटी एसिड हो गए। अब इस फैटी एसिड के अंदर न लेकर यदि हम कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसकी संख्या हम 2 ले लें, तो कैसे नामकरण करते हैं उसका, देखिए देखिए या इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, HOOC इसका यदि आप फॉर्मूला लिखें तो कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, H कितने हैं, 2। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया है, ये ऑक्सेलिक अम्ल बन गया है। क्या बन गया है, ऑक्सेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक एसिड बन गया ये। इस ऑक्सेलिक एसिड का यदि आप देखें तो कितने इसके अंदर, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना, तो नाम क्या होगा इसका, एथेन डाइओइक। नाम क्या होगा इसका, एथेन डाइओइक एसिड। अब देखें
इस प्रकार से आ जाएंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला वही लेनी है जिसके अंदर क्या हो मौजूद है, कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद हो। ठीक है, तो मैंने ये सबसे लंबी श्रृंखला का है वो चुनाव कर लिया है। इस सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद में हम इसका अंक देते हैं। तो देखो अंक इस साइड से देते हैं तो ये मैथिल ग्रुप कितने पाएगा, 1 2 और तीसरे नंबर पे आता है। यदि हम अंक इस साइड से दे दें तो देखो मैथिल ग्रुप कितने पाएगा, यदि मैंने इस साइड से अंक दे दिया इसका तो मैथिल ग्रुप दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम इस साइड से देंगे। यानी अंक लगाते समय ये ध्यान रखना है कि अंक उस ओर से करते हैं जिस ओर से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी सबसे नजदीक या निकटतम हो। तो ये 2 नंबर पे आया है। ठीक है ना, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन। तो नाम क्या होगा इसका, 2 मेथिल या 2 मिथाइल, ये क्या है 1,4 डाइओइक ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या कर दिया 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब ध्यान दें कि क्या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 2 से अधिक हो या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 3 हो, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करें। मैं लेता हूं यहां पर इस प्रकार से देखिए हम, तो यहां देखिए कि यदि हम इस लंबी श्रृंखला को ले लेते हैं, ठीक है ना, ये श्रृंखला ले लेते हैं तो ये बच जाता है कार्बोक्सिलिक। यदि हम इस श्रृंखला को ले लेते हैं तो ये बच जाता है, और सीधी वाली श्रृंखला को ले लेते हैं तो ये बच जाता है। यानी दोनों ओर से यदि हम श्रृंखला का चुनाव करते हैं, चेन का जो सिलेक्शन करते हैं, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम छोड़ देते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या या नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 से अधिक हो जाए तो उस सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ दिया जाता है और जो बची हुई श्रृंखला है उसका चयन कर लिया जाता है। तो अब देखिए इस साइड से हम अंक नहीं देंगे, नंबर सिस्टम हम राइट हैंड साइड से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम इस साइड से करने पर ये जो 2 नंबर का कार्बन बनता है उस पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको 1 नंबर देंगे, 1 और 1 2। तो अब देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने हैं, यहाँ पर 3 है, और अब यहाँ पर इसको ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखेंगे। तो कैसे नाम दिया, देखो जितने कार्बन है उस कार्बन का नाम लिख दिया आपने एथेन। 2 कार्बन है तो एथेन। एथेन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, फिर कितने पर है 1 नंबर पे, फिर कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, कितनी बार आ गया है 3। 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। तो एथेन 1 1 2 ट्राई क्या हो गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एथेन 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। तो इस प्रकार से हम इनके आईयूपीएसी नाम करते हैं और कॉमन नेम हो गए। अब हम इसके निर्माण की विधियां देखते हैं। निर्माण की विधियां बहुत ही आसान है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जो हमने बहुत सारी तो पढ़ ली है, उन्हीं अभिक्रियाओं को मैं वापस रिपीट करता हूं जो हमने पढ़ ली है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि इसका एक मैंने एल्केन नाइट्राइल का जो जल अपघटन है उसकी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी, वह आपको क्रिया विधि नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। तो वो जो एल्केन नाइट्राइल है उसका जल अपघटन देखा था, तो उस जल अपघटन के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था, और वो आप मेरे चैनल पे जाके और आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी है लिंक दे रहा हूं, तो उसका आप मैकेनिज्म जरूर देखें। ठीक है ना, किसका, एल्केन नाइट्राइल का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन और जिससे बना था कार्बोक्सिलिक अम्ल, वही अभिक्रिया यहाँ पर काम में आ जाएगी। देखिए कैसे होगा, R C ट्रिपल बॉन्ड N एल्केन नाइट्राइल हो गया, ठीक है, और इस एल्केन नाइट्राइल का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। कौन सा माध्यम लेते हैं, अम्लीय माध्यम लेते हैं, और क्या बनेगा
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच क्या बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा NH3 अमोनिया। और मैकेनिज्म के अंदर क्या बन रहा था, अमोनियम आयन बन रहा था जो वापस क्रिया करके और किसका निर्माण कर लेता है, अमोनिया का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है और साथ में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, किसके द्वारा बना है, ये एल्केन नाइट्राइल द्वारा। तो फर्स्ट विधि कौन सी होगी, बाय एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल के द्वारा आपने क्या किया कि एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड का आपने जल अपघटन किया, अम्लीय माध्यम के अंदर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या बन जाएगा यहां पे, यहां देखो H कितने हो गए 4, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गए 4, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरी जो विधि है हमने एल्डिहाइड का है या प्राथमिक अल्कोहल का, हमने जो पीछे पढ़े हैं वीडियो उनके अंदर जो अल्कोहल पढ़ा था हमने, अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीकरण किया था, प्रबल जो ऑक्सीकारक लिए थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया या पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, तो उनके द्वारा यदि हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहां पर अम्ल बन रहा था। तो वही अभिक्रिया मैं वापस ले लेता हूं कि प्राथमिक अल्कोहल लिया, इस प्राथमिक अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक लेते हैं KMnO4, अम्लीय माध्यम ले सकते हो आप, क्षारीय माध्यम भी ले सकते हो इसके लिए, और पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो तो वहां पर केवल क्षारीय माध्यम होगा, और ये बन गया था RCOOH। ठीक है ना, और क्या बन गया, ये अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। ठीक है, प्लस में H2O। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके द्वारा, प्राथमिक अल्कोहलों के द्वारा, तो यहां पर किसके द्वारा, दूसरी बाय प्राइमरी एसिड, तो प्राथमिक अम्लों के द्वारा ये हो गया है, और ये कौन सा हुआ है, एल्केन नाइट्राइल के द्वारा हुआ है। अगला जो है वो अभी हमने थोड़े पिछले ही वीडियो में शायद देखा होगा कि जब हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया था, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या प्राप्त हुआ था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ ना, तो वही वापस ले लेते हैं हम। तीसरा लेते हैं बाई एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लें, तो एल्डिहाइड का भी हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो देखिए कैसे होता है RCHO, और वहां यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या ले लें, KMnO4 ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, या KMnO4 की जगह ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, एसिडिक मीडियम ले सकते हैं या बेसिक मीडियम ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन होगी, अम्लीय माध्यम होगा। तो इनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, एल्किल हैलाइड में हमने देखा था कि जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स है उनका जब हम जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं, किसकी प्रेजेंस के अंदर है, एक्वस KOH। देखो KOH 2 लिए थे हमने अल्कोहलिक KOH लिया था तब तो एल्कीन बना था और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी, बीटा विलोपन अभिक्रिया दी थी। परंतु यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है वो जलीय KOH या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर यदि हम ट्राई हैलाइड ले लें, क्या लें हम, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड देखें, और ट्राई हैलाइड कौन सा होना चाहिए, 111 ट्राई हैलाइड होना चाहिए। तो देखें CH3 C, इधर Cl कर दिया मैंने, इधर Cl कर दिया और इधर Cl कर दिया, तो नाम क्या होगा इसका, एथेन। ये तो होगा एथेन और ये क्लोरो हो गया 3 बार, तो 111 ट्राई क्लोरो एथेन।
तो इस 111 ट्राइक्लोरोएथेन का रिएक्शन हम करा दें KOH के साथ, और KOH कैसा होगा, एक्वस होगा। कैसा होगा ये, एक्वस होगा या जलीय होगा। जब जलीय KOH की रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं तो इसके 3 मोल काम आते हैं, और तीनों के तीनों यहां से Cl हट जाते हैं, और क्या बनाते हैं ये CH3C, इधर OH, इधर OH, और ये भी OH। कितने OH बन गए, 3। तो देखो ट्राईहाइड्रिक बन गया, एल्कोहल बन गया, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है वो जब एक ही के ऊपर होता है तो इनका देखो साइज बड़ा होता है। एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका साइज बड़ा होता है, तो यहां पर इस कार्बन के चारों और ये व्यवस्थित तो हो नहीं पाते और ये अस्थायी होते हैं। और यहां से क्या कर लेंगे, ये एक यहां से जल के अणु का यहां से निष्कासन कर देते हैं, तो -H2 हो जाता है यहां से, और होते ही क्या बना लेता है ये CH3C डबल बॉन्ड O और OH। तो किसका निर्माण हो गया, देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया। या क्या कहें कि जब हम ट्राई हेलाइड कौन से होंगे, 111 ट्राई हेलाइड लेंगे या 11 ट्राई हेलोल लेते हैं, ठीक है ना, बाई 111 ट्राई हेलो। इसे लेते हैं, यानी 111 ट्राई हेलो लेते हैं, तो उसका हम एक्वस या जलीय KOH से रिएक्शन कराते हैं, तो जो ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल बनता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने आ गए, 3 आ गए, यानी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर इस OH ग्रुप का साइज बड़ा होने के कारण इस कार्बन के चारों और ये व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं और एक जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं। ये कैसा है, अस्थायी है। कैसा है ये, अस्थायी बनता है। और इस अस्थायी का एक जल के अणु का निष्कासन से किसका निर्माण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया है। अगला देखें, ग्रीनार रीजेंट बाई ग्रीनार रीजेंट। मैं सीधा लिखता हूं RMGX। RMGX को क्या बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रीनार रीजेंट या ग्रीनार अभिक्रमक। देखिए RMGX रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इधर जाएगा, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा R, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड OMG और इधर X। इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं, क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या जल अपघटन करवाते हैं, तो मैं जल को ऐसे लिख देता हूं HOH। यहां से इसको आप तोड़ देंगे तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और OH। क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस में Mg, इधर OH और इधर X, ठीक है। यानी ग्रीनार अभिक्रमक या ग्रीनार रीजेंट की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के साथ करवाते हैं तो ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जिसका हम जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ कोई एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की CO2 के साथ क्रिया करवाई तो यहाँ बन गया, ये देखिए उत्पाद बन गया मध्यवर्ती उत्पाद, और इस मध्यवर्ती उत्पाद में क्या बन गया है, एसिटिक एसिड बन गया है जिसके जल अपघटन करने से, और इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। किसे किया हमने, ग्रीनार अभिक्रमक से। ग्रीनार रीजेंट में यहाँ पर जैसे यहाँ पर एथिल लिया तो यहाँ प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर यदि प्रोपिल ले लिया है तो यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। यानी यहाँ पर जितना लेते हैं आप कार्बन, उससे एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाई एस्टर, यानी एस्टर द्वारा।
एस्टर द्वारा हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 ले लिया मैंने, एथिल एसीटेट, ये एक एस्टर हो गया, एथिल एसीटेट ये एक एस्टर हो गया। इस एस्टर का हम क्या करा दें, जल अपघटन करवा देंगे और क्या लेते हैं, खनिज अम्ल लेते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इस प्रकार से खनिज अम्ल लेते हैं। और खनिज अम्लों की उपस्थिति में जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं, तो मैं नीचे लिखता हूं इसका जल अपघटन नाम लिखा है, और मैं जल को यहां पर लिख देता हूं HOH इस प्रकार से, और मैंने यहां से इसको तोड़ दिया है। जब इसको हम यहां से तोड़ेंगे, देखो कि ये तो C2H5OH बन गया, तो क्या बन गया, एल्कोहल, और ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया है। तो यहां क्या बन गया है, CH3 के बाद में C आ गया, डबल बॉन्ड O और OH, और प्लस में क्या बन गया, देखो C2H5 और OH, यानी क्या बन गया है, ये एथेनॉल बन गया है। ये तो एसिटिक अम्ल है और ये क्या बन गया है, एथेनॉल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बन गया है, ये क्या लिया हमने, एस्टर के द्वारा है। एस्टर का जब हमने जल अपघटन किया है तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास है, एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो भी वहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये थे आज की इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। ओके, थैंक यू।